ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हमारा न्यू टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हम लोग इस चैप्टर के अंदर तीन चीजें करेंगे, एल्केन को पढ़ेंगे, एल्कीन को पढ़ेंगे और एल्काइन को पढ़ेंगे। तो देखो होता क्या है, जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, सपोज करो एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में क्या होगा, आप जब एल्केन को पढ़ोगे तो पहले एल्केन का नोमेनक्लेचर दिया होगा, फिर आइसोमेरिज्म दिया होगा, फिर क्या होगा एल्केन कैसे बनेगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और बाद में एल्केन की प्रॉपर्टीज दिया होगा। पर हम लोग जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप प्रिपरेशन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, क्योंकि आप लोगों को नोमेनक्लेचर अलग से पूरा एक चैप्टर पढ़ाया गया है। तो एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का सबका नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया गया, तो अब आपको नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है। आइसोमेरिज्म आप लोगों को अलग से पूरा एक चैप्टर करवाया गया, तब आपको आइसोमेरिज्म में नहीं करना है। तो होता क्या है, बुक्स में क्या होता है, सब कुछ दिया होता है, पर हमने उसका नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को अलग से पहले से कर लिया है। तो अब आपको जेई के लिए और नीट के लिए वो पार्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने उसके आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को भी पहले पूरा अलग से कर लिया है, तब हमें उस पार्ट को भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एल्केन पढ़ेंगे, एल्केन कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, फिर एल्केन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर यही सेम एल्कीन में करेंगे और यही सेम हम लोग एल्काइन के लिए करेंगे। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो उनमें से आपका हाइड्रोकार्बन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो नीट हो या फिर जेई एडवांस हो, ये एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें एल्केन से, और उसके अंदर पहला टॉपिक करते हैं कि एल्केन कैसे बनता है। तो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, कि एल्केन को कैसे बनाते हैं। तो एल्केन को बनाने के मैं आपको बहुत से मेथड बताऊंगा। एनसीईआरटी में तो बस 2 ही 3 मेथड दिए, मैं आपको करीब करीब 10-11 मेथड बताऊंगा। तो पहले एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर एल्केन की प्रॉपर्टी, फिर से वह एल्कीन के बारे में, फिर वह एल्काइन के बारे में। मैं जितना आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये मोर देन इनफ है। इससे बाहर क्वेश्चन न जेई मेन में आएगा, न जेई एडवांस में आएगा, न नीट में आएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मोर देन इनफ है ये। तो देखो एल्केन में प्रिपरेशन में क्या होगा, पहला मेथड क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन के रिडक्शन से हम लोग बना सकते हैं क्या, एल्केन। ये रिएक्शन आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, 10th का रिएक्शन है ये। इसका नाम होता है, दिस इज सैबाटेयर सैंडरन रिडक्शन। तो इसको, ये तो अलग अलग साइंटिस्ट है, तो इसको बोलते हैं कई बार हम लोग सैबाटेयर सैंडरन रिडक्शन। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। तो देखो क्या होगा, अगर आपके पास एक एल्कीन है, इधर मैंने R लिखा है, इधर R डैश या R1, ये बताने के लिए दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। इसका रिएक्शन आप किससे कराओ, हाइड्रोजन से कराओ। इसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट आप निकल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो या पैलेडियम ले सकते हो, कोई भी इन तीनों में, कोई भी तीनों में से एक कैटलिस्ट ले सकते हैं। निकल का यूज ज्यादा किया जाता है क्योंकि निकल सस्ता होता है। वैसे बेस्ट इसमें प्लेटिनम होता है, पर प्लेटिनम आपको पता होगा बहुत महंगा मेटल है, तो नॉर्मली यूज करते हैं निकल का। तो इससे क्या बनेगा, इससे R CH2R, ठीक है, ये हो गया रिडक्शन। इसमें नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 300 के आसपास होता है। टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बता देता हूँ, टेम्परेचर जहां इंपॉर्टेंट होगा आपको बता दिया जाएगा। इस रिएक्शन का टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली अगर आपके पास एक एल्काइन होता है, तो अगर आप इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करोगे, कैटलिस्ट निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम, कोई भी तीनों में से कोई भी एक ले सकते हो, तो पाई बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और आपके पास बनेगा ये मॉलिक्यूल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये आपके पास मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत आपको हो नहीं रही होगी। इस रिएक्शन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की रिएक्शन करने के लिए आए, ये बहुत कम चांस है।
इसमें क्या आ सकता है मैं भी बताता हूं। तो डायरेक्ट इस पर रिएक्शन आने के चांसेस बहुत कम है, पर पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक काफी पावरफुल रिएक्शन है, इवन इसमें बेंजीन तक भी रिड्यूस हो सकता है। टेम्परेचर लिखा नहीं लिखा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेंजीन का रिडक्शन। तो इसमें बेंजीन तक भी रिड्यूस हो सकता है। ये एक काफी पावरफुल रिएक्शन है। तो अब देखो, सबसे पहले इसमें समझते हैं कि जी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो पहले एक चीज समझो, ये गैस है और ये भी गैस, ये भी गैस। आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पता होगा। अगर किसी भी रिएक्शन में गैस के मोल अगर कम होते हैं तो उसका एंट्रोपी क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, आपको पता होगा। गैस के मोल ध्यान रखना डिक्रीज करते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं, इवन ये बात एनसीईआरटी तक में भी दे रखा है। तो क्या होगा, इन दिस रिएक्शन, याद रखना, इन दिस रिएक्शन एंट्रोपी डिक्रीजेस। किसी भी रिएक्शन में अगर गैस के मोल कम होंगे, देखो यहाँ पे इतने गैस थे, मतलब 3-3 हाइड्रोजन, इसकी जगह सिर्फ बन के आपके पास एक लिक्विड, साइक्लोहेक्सेन लिक्विड होता है। तो गैस के मोल कभी भी कम होंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी कम होगी। तो इसमें क्या होगा, इन दिस रिएक्शन एंट्रोपी डिक्रीजेस, क्योंकि गैस के मोल यहाँ पे कम होते हैं। तो देखो यहाँ पे फिर आपके पास क्या होगा, यहाँ आपके पास क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। तो यहां देखो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है, एंट्रोपी कम हो रहा है। आगे माइनस साइन लगा है, तो इसलिए ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव है। अब डेल्टा जी नेगेटिव एक ही केस में आ सकता है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो। इसीलिए ये रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, मतलब ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं हुआ, अगर डेल्टा एच नेगेटिव नहीं हुआ, तो डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा, रिएक्शन फिर नहीं होगी। तो अगर रिएक्शन हुआ तो डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा। तो अगर हुआ तो डेल्टा एच नेगेटिव। तो याद रखना है कि इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन हीट इज ऑलवेज रिलीज। तो यहां पे जो हीट होगा वो हमेशा रिलीज होगा। अगर हीट रिलीज नहीं हुआ तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। हम लोग इसमें एक दो बातें और समझ लेते हैं। देखो, अगर हीट रिलीज होना है तो आप लोगों को मैंने बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में कि अगर कभी हीट रिलीज होता है तो उसमें, मतलब एक्सोथर्मिक में, फिर लो टेम्परेचर पे उसका यील्ड क्या होता है, हाई होता है। तो आपके दिमाग में अगर अरे सर फिर लो टेम्परेचर पे कराओ, तो आप लोगों ने एक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर भी पढ़ा है। केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, एक होता है एनर्जी बैरियर, जिसको क्रॉस करना होता है। अगर आप टेम्परेचर को कम कर दोगे तो उस केस में क्या होगा, ये एक्टिव वेसल एनर्जी तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन जो होगा वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा, प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा। देखो क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो कई फैक्टर को मिला के डिसाइड होता है। अगर लो टेम्परेचर कर दिया तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा, और अगर हाई टेम्परेचर कर दिया तो क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका यील्ड क्या हो जाएगा, कम। तो टेम्परेचर ज्यादा हाई भी नहीं कर सकते, ज्यादा लो भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो टेम्परेचर होता है हर पैरामीटर को मिला के निकाला जाता है। तो ये रिएक्शन नॉर्मली क्या होता है, 300 डिग्री के आसपास प्रेफर किया जाता है। तो याद रखना कि ये रिएक्शन कितने डिग्री पे होता है, 300 डिग्री पे। नहीं भी याद होगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये याद रखना कि ये रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक का मैं आपको एक रीजन और बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था एडिशन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, तो ये एक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये एक्सोथर्मिक ही होगा। यहाँ पे वीक पाई बॉन्ड की जगह क्या बनना है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे हमेशा हीट क्या होगा, रिलीज होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है एक्चुअल में वो ये है कि 2-3 एल्कीन दे दिया जाएगा और उनका हाइड्रोजनेशन करने के लिए बोलेगा, और फिर पूछेगा कि बताओ कहाँ हीट ज्यादा रिलीज होगा, कहाँ हीट कम रिलीज होगा। तो देखो याद क्या रखना है, जो एल्कीन
पहले से ज्यादा स्टेबल है। तो देखो ज्यादा स्टेबल का मतलब है कि उसके पास एनर्जी कम है। जो याद रखना है कि मोर एनर्जी मीन्स लेस स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी मीन्स मोर स्टेबिलिटी। तो जो एल्कीन पहले से स्टेबल है उसके पास एनर्जी कम है, कम एनर्जी है तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। वो तो मीन्स उस रिएक्शन में मीन्स हीट का रिलीज क्या होगा, कम। अगर कोई एल्कीन अनस्टेबल है, अगर अनस्टेबल एल्कीन है तो उसका हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। अनस्टेबल एल्कीन है मीन्स उसके पास हीट ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट को क्या करेगा, रिलीज। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे जैसे एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये याद रखना है कि मतलब हीट ऑफ रिएक्शन जो होता है, और हाइड्रोजन को ऐड करें इसको बोलते हैं क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ जो रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के उल्टा है, रिवर्स है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। अगर एल्कीन स्टेबल है तो मीन्स उसके पास एनर्जी कम है तो कम एनर्जी रिलीज करेगा। अगर एल्कीन अनस्टेबल है, अनस्टेबल एल्कीन है तो वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, हाइपर कंजुगेशन से। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ही ज्यादा एल्कीन स्टेबल और उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा। तो मैं आप लोगों को एक ऑर्डर बता देता हूं, इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये। तो क्या होता है आपके पास भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे क्या, एल्कीन के बगल में तीन ये एल्कीन है, इसके बगल में अल्फा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 ये होगा। मतलब ये क्या है, आप इधर जा रहे हो तो इधर जाने पे एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो इससे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा होता है, ये वाला। इससे ज्यादा स्टेबल ये एल्कीन है तो याद रखना है कि ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल है। तो इससे ज्यादा स्टेबल ये, फिर इससे ज्यादा स्टेबल, यहाँ भी 6 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी 6, पर ये ज्यादा स्टेबल। इसका रीजन अभी समझते क्या होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये डबल टाइम एक साइड और एक साइड क्या होगा, वही सिंगल टाइम। यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेशन और इससे ज्यादा स्टेबल। अब हर साइड यही आ गया। तो ये, तो इसमें हम लोग जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो आप जैसे जैसे इधर जाओगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीज करता है। तो वो सबसे स्टेबल एल्कीन है, ये सबसे कम स्टेबल है। जो स्टेबल होगा, तो अगर आपने मान लो इन सब का रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन और निकल के साथ, तो सबसे कम एनर्जी यहाँ रिलीज होगा और सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होगा, यहाँ, मतलब सबसे कम एनर्जी वहां रिलीज होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ रिलीज होगा। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये ध्यान रखना, डिक्रीज करेगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके पास क्या होगा, लीस्ट हीट इज रिलीज्ड। तो यहां पे कम हीट रिलीज होगा और यहां पे आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास होगा मैक्सिमम हीट रिलीज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसके कंपैरिजन को पढ़ते हैं कि इसमें से ये वाला कैसे ज्यादा है और वो वाला कैसे कम है। तो देखो आपके पास क्या होता है, सबसे पहले सिस और ट्रांस को भी देख लेते हैं। देखो सिस और ट्रांस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, कम। तो याद रखना है कि ये आपके पास है सिस। अगर आपको उसका भी पार्ट करना हुआ तो ये है सिस और ये इसमें है ये वाला, ये इसमें ट्रांस। तो ये है ट्रांस, ये है सिस। तो अगर आप इसमें स्टेबिलिटी की बात करोगे, स्टेबिलिटी की, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, सिस से ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। अगर आप हीट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, तो सिस का हीट क्या होगा, ट्रांस से ज्यादा होगा। ये याद रखना है कि सिस क्या है, कम स्टेबल, इसलिए उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। अब हम लोग इस मॉलिक्यूल को इससे कंपेयर करेंगे दूसरे वाले से। तो देखो क्या होता है,
ये आपके पास मॉलिक्यूल है। हम लोग इसमें हाइपर कंजुगेशन करके देखते हैं। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, आपको एक बॉन्ड को तोड़ना होता है। तो मैंने H को तोड़ दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस और ये डबल बॉन्ड। तो हाइपर कंजुगेशन मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये यहाँ और ये यहाँ। तो ऐसा करने से देखो आपके पास क्या बना, ये मॉलिक्यूल बना। ठीक है, ये इसमें हाइपर कंजुगेशन करके देखा। हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग इसका दूसरे वाले को देखते हैं और हाइपर कंजुगेशन, इसमें भी 3 और 3 6 हाइपर कंजुगेशन है। हम लोग इसके दूसरे वाले को देखते हैं, इसको, और इसमें भी हम लोग एक काम करते हैं, हाइपर कंजुगेशन करके देखते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन करने के लिए एक हाइड्रोजन को तोड़ना पड़ता है। मैंने एक को तोड़ दिया, H प्लस, और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज CH, डबल बॉन्ड CH और CH3, और यहाँ पे रेजोनेंस करना होगा। जैसे रेजोनेंस करोगे तो रेजोनेंस करते ही क्या आपके पास आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आएगा माइनस और CH3, और यहाँ पे H पॉजिटिव। तो देखो दोनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। अनायन के केस में, अनायन कार्बनायन के केस में, कार्बनायन के केस में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता होगा सबको। कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये कार्बनायन देखो 1 डिग्री है और ये कार्बनायन 2 डिग्री है। तो कौन सा कार्बनायन ज्यादा स्टेबल है, ये, और ये वाला कार्बनायन कम स्टेबल है। तो मींस जहां पे हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि कार्बनायन 1 डिग्री है, और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्योंकि कार्बनायन कम मतलब स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी कम बढ़ रही है। तो वो ज्यादा स्टेबल और ये आपके पास कम स्टेबल, तो वहां पे हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इफेक्टिव है और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कम इफेक्टिव। तो याद रखना, ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, और ये कम स्टेबल है तो इसलिए इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, ज्यादा है। तो ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में। अब देखो होता क्या है कि ये रिएक्शन नॉर्मली 300 डिग्री पे होता है, पर अगर आप कभी बेटर कैटलिस्ट का यूज करोगे तो ये रिएक्शन 100 डिग्री के आसपास भी हो सकता है। तो हम लोग 1-2 बेटर कैटलिस्ट को लिख लेते हैं। अगर आपके पास कैटलिस्ट जो है ये आपके पास है रेने निकल, कई बार लिखा होगा रेने निकल। रेने निकल का मतलब होता है कि निकल को लिया पाउडर फॉर्म में। देखो ऐसा होता है कि आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया गया होगा कि कैटलिस्ट का पावर बढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में लेते हैं। देखो होता क्या है कि अगर आप ये कैटलिस्ट लोगे तो उसका सरफेस एरिया लिमिटेड है। अगर आप इसी कैटलिस्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो तो ढेर सारे सरफेस एरिया क्रिएट हो जाएंगे, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही पावरफुल कैटलिस्ट होगा। तो रेने निकल का मतलब होता है पाउडर के फॉर्म में हमने निकल को लिया है। तो इस कैटलिस्ट का जो पावर होता है काफी ज्यादा होता है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, 100 डिग्री के आसपास भी हो जाता है वो। तो होता क्या एक्चुअल में, देखो ये रिएक्शन कैसा था, एक्सोथर्मिक। तो अगर लो टेम्परेचर पे कराओगे तो ईल्ड ऑफ द रिएक्शन या ईल्ड या इफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। तो रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे प्रेफर करते हैं। पर अगर आप देखो कैटलिस्ट क्या करता था, केमिकल काइनेटिक्स में बताया गया था, कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अब हम लोग पहले 300 डिग्री पे रिएक्शन को करवा रहे थे क्योंकि अगर आप उससे कम पे कराओगे तो एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं हो रहा था, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पा रहा था। अब आपने पावरफुल कैटलिस्ट ले लिया तो उस केस में क्या होगा, अब एनर्जी बैरियर कम हो गया। अब एनर्जी बैरियर अगर कम हो गया तो रिएक्शन आपका 100 डिग्री के आसपास भी हो जाएगा, और 100 डिग्री के आसपास कराओगे तो यील्ड ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन को यील्ड को बढ़ाने के लिए हम लोग कई बार क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट का यूज करते हैं। जैसे कैटलिस्ट निकल, आपका रेने निकल, जो हम लोग कई बार लेते हैं। एक आपके पास होता है पैलेडियम कार्बन, पैलेडियम कार्बन लिख के आता है, या फिर कई बार लिख के आता है पैलेडियम चारकोल। इसमें कार्बन जो होता है वो थोड़ा सा गर्म, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन, मतलब वो एक्टिवेटेड रहता है वो। तो पैलेडियम और साथ में एक्टिवेटेड कार्बन लेते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि पैलेडियम का पावर बढ़ जाता है, और ये रिएक्शन जो होता है आपका लो टेम्परेचर में 100 डिग्री पे भी हो जाता है। तो ऐसे कैटलिस्ट को लेने से क्या होता है,
रिएक्शन का जो यील्ड होता है ये बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने क्या है कि एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बनाने का मेथड सीख लिया। ये इसमें डायरेक्ट रिएक्शन आने के चांसेस बहुत कम है। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है, आपको 2-3 एल्कीन दिया जाएगा, पूछेगा बताओ कहाँ ज्यादा हीट रिलीज होगा, कहाँ कम हीट रिलीज होगा। तो जैसे जैसे एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो याद रखना है कि हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, कम होगा।